हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स ने जब भारत को आज़ाद करा उसके बाद किस तरीके से एक बहुत बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी रहा। मगर हम उस टाइम पे इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे देख रहे थे कि भारत किस तरीके के, इंडिया किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहा था। तो इससे पहले हमने भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करी थी। अब हम देखते हैं भारत के फॉरेन सेक्टर्स के बारे में कि फॉरेन जो सेक्टर था भारत का, इंडिया का, वो फॉरेन सेक्टर्स के क्या हाल थे। तो सबसे पहला जो भारत था वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इम्पोर्टर हुआ फिनिश गुड्स का। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रॉ मटेरियल भारत से कहाँ लेके जा रहे थे, फॉरेन में लेके जा रहे थे। जैसे इंडिको, रॉ सिल्क है ना, कॉटन हो गया, वुल हो गया, इंडिगो, जूट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ ले जा रहे थे, फॉरेन ले जा रहे थे। और फॉरेन ले जाके फिनिश कंज्यूमर गुड्स बना के हमें ही इनको महंगे दामों में बेचे रहे थे। तो अब भारत एक तरीके से एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी गुड्स का और इम्पोर्टर हो गया काय का, फिनिश गुड्स का। जिस तरीके से वो कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क हो गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, या वुलन क्लॉथ्स हो गए, ये सारे भारत में इंपोर्ट करते थे। और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी जो प्रोड्यूस होती थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ द्वारा, उनको भारत में क्या करा गया, भेजा गया या इम्पोर्ट किया गया। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पूरी तरीके से मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार मतलब खाली ब्रिटिशर्स थे जो भारत का पूरी तरीके से ट्रेड चला रहे थे। और भारत का जो ट्रेड था वो लगभग आधे से ज़्यादा ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ था। बाकी को जो आधा ट्रेड था वो हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ था। और 1869 में जब स्विस कैनाल आप देखेंगे लोकेशन, तो स्विस कैनाल जब ओपन हुआ तो स्विस कैनाल ने एक डायरेक्ट रूट ओपन कर दिया, किसका, ब्रिटेन का और इंडिया का। क्योंकि पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो वो अफ्रीका से पूरा घूम के भारत आया करते थे, अब उनका जो ट्रैवल था वो बच गया। इस कारण से ब्रिटिशर्स एक तरीके से भारत पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो तीसरा जो पॉइंट है फॉरेन ट्रेड का, वो था इंडियन वेल्थ जो थी वो भारत से कहाँ जा रही थी, फॉरेन में ड्रेन होती जा रही थी। ड्रेन होने का मतलब है एक तरीके से भारत से जो इंडिया वेल्थ जो थी, इंडिया की जो वेल्थ थी वो ब्रिटिशर्स जा रही थी। क्योंकि हम एक तरीके से एक्सपोर्टर हो गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के और इंपोर्टर हो गए थे काय के, फिनिश गुड्स के। और जो ब्रिटिशर्स थे वो जो इंपोर्ट करके हमसे जो पैसा सरप्लस कमाते थे, एक्सपोर्ट से जो पैसा कमाते थे, उस एक्सपोर्ट्स के पैसे को वो पेमेंट करने में यूज़ करते थे काय के, एक्सपेंसेस इनकट जो ब्रिटिश वो ऑफिस जो मेंटेन करके रखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाया करते थे उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे भारत के बिहाफ में जो ट्रेड करा करते थे, लड़ाई करा करते थे, वॉर करा करते थे, उन वॉर के जो एक्सपेंडिचर्स थे, और इसके अलावा जो इंपोर्ट करते थे इनविजिबल आइटम, जो सर्विसेज इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश नेशनल से या ब्रिटिशर्स से ले रहे हैं, उन सर्विस की जो पेमेंट्स होती थी उनको वो काय से करा करते थे, वो भारत के जो मनी सरप्लस, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे यूज़ करा करते थे। तो ये हाल थे हमारे फॉरेन ट्रेड के। पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर था प्राइमरी गुड्स का और इम्पोर्टर था काय का, फिनिश गुड्स का। मतलब ब्रिटेन भारत से रॉ मटेरियल्स लेके जाया करता था, फिनिश गुड्स बना के हमें ही बेचा करा करता था। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थी उसकी पूरी तरीके से मोनोपोली थी काय में, हमारे भारत के ट्रेड में, रूल में। ब्रिटिश जो रूल था उसमें हमारे जो ट्रेड थे वो पूरी तरीके से मोनोपोलाइज थे अंडर ब्रिटिशर्स। और तीसरा, जो भारत की वेल्थ थी वो एक तरीके से ड्रेन, बहती जा रही थी या जाती जा रही थी किसकी तरफ, ब्रिटिशर्स की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भारत की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। भारत की डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है भारत की जो पॉपुलेशन थी या जो एक डेमोग्राफी थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी अंडर ब्रिटिशर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला जो हमारा ऑफिशियल सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, मतलब जो आप पॉपुलेशन काउंट करते हो, और ये हर 10 साल में जो पॉपुलेशन काउंटिंग का एक तरीके से काउंटिंग होती है वो हर 10 साल में करी जाती है। तो सबसे पहली जो भारत की सेंसस थी वो 1881 में, ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1881 में सबसे पहली सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, 1921 जिसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड क्यों? क्योंकि 1921 के बाद जो भारत की पॉपुलेशन थी वो कभी डिक्लाइन नहीं हुई, कभी कम नहीं हुई। इसके बाद वो रेगुलरली एक कंसिस्टेंट वे में क्या होती गई, बढ़ती गई। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स रूल में कॉलोनियल रूल में जो ब्रिटिशर्स की जो भारत की डेमोग्राफिक कंडीशंस थी, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। तो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब है यदि 1000 बच्चे साल भर में पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चे
एक तरीके से बर्थ ले रहे हैं 1000 बच्चों में, एक रेशियो उनका, प्रोपोर्शन उनका, इसी तरीके से हर 1000 बच्चे पे कितने बच्चे की डेथ हो रही है उसको आप डेथ रेट कहते हो। तो ये दोनों ही बहुत हाई था, जो कि 48 और 40 पर 1000 था रिस्पेक्टिवली, मतलब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। इसके अलावा जब आप लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो बहुत ही लो लिटरेसी रेट था। लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो सक्षम हो पढ़ाई करने के, है ना। तो जो पॉपुलेशन थी, एक बहुत ही कम परसेंटेज पॉपुलेशन का था जो लिटरेट था, ये लगभग 16% से भी कम था। और इवन जो फीमेल्स थी उनका जो परसेंटेज था लिटरेट का वो 7% से भी कम था। इसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई बड़ा ध्यान नहीं दिया हेल्थ फैसिलिटीज़ पे। जो पुराने वैद्य हकीम थे वही हमारे जो भारत था उस टाइम पे, और जो हम उस टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे कोई ऐसी बड़ी प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई डिस्पेंसरीज नहीं थी, कोई क्लिनिक्स नहीं थे। तो इसके मतलब क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की अनअवेलेबिलिटी थी। इसके अलावा जो वाटर और एयरबोर्न जो डिसीजेस थे वो लार्ज लेवल पे फैल रहे थे, जो कि हर साल कई लोगों की डेथ का कॉज बन रहे थे। तो आज आप देखते हैं, आज कोई भी बीमारी होती है हमारे पास इलाज कराने के साधन है, सुविधा है, मगर उस टाइम पे ऐसी कोई बड़ी हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसके कारण क्या कर सकें हम, जो एक अपना डिसीज़ है उस डिसीज़ को क्योर कर सकें। इसी के साथ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। इन्फेंट का मतलब होता है जो चिल्ड्रन 1 साल से कम के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। तो वो इन्फेंट्स जो 1 साल से कम के हैं उनकी जो डेथ रेट थी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, तो डेथ रेट जो थी वो कम थी। मतलब 1000 बच्चों में कई बच्चे ऐसे थे 218, मतलब जो पर 1000 बच्चे थे 218, आप अगर कंपेयर करो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो यदि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 1 साल से कम उम्र में हर साल 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। इसी के साथ साथ यदि आज के इस रेट की बात करें आप, तो लगभग 27 पर 1000 जो पॉपुलेशन, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा बना हुआ है। इसी के अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लोगों की वो भी बहुत कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्योंकि बीमारियां हो जाती थी, लोग वॉर में ख़त्म हो जाते थे, कई बार डिसीज़ हो जाया करती थी, उन डिसीज़ का कोई इलाज ही नहीं हुआ करता था और लोग क्या हो जाते थे, मर जाया करते थे। तो इसके कारण मतलब जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत कम थी, क्योंकि ऐसा कोई हेल्थ फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं थी, ऐसी कोई सुविधाएं, साधन अवेलेबल नहीं था। और भले आप बोले फूड, इवन फूड की आप बात करें तो एक वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, भुखमरी थी भारत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, हमने जैसे डिस्कस किया, एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब उनने एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया तो आप ये मानिए कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो रुक गया, और एग्रीकल्चर के ग्रोथ रुकने के कारण जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन हंगर, या जो आप पावर्टी वर्ड यूज़ करते हैं, पावर्टी में रह गई, जिसके कारण लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थी वो भी क्या होती गई, कम गई। जैसे आप देख रहे होंगे 32 जो थी वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, एज कम्पेयर टू 69 जो आज प्रेजेंट डे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हम डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना वर्कफोर्स किस किस अलग अलग डोमेन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम अगर भारत की उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली जो हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं ऑक्यूपेशन में, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो आपका जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन का काम होता है, बेसिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन का काम होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती है वो उस रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है काय में, फिनिश गुड्स में। और जो टर्शरी सेक्टर्स होते हैं वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हमने देखा लगभग 70 to 75%, इवन 85% तक की जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। मतलब वो कहाँ पे डिपेंडेंट थी, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। तो हम जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इट वॉज predominance by the primary sector as 70 to 75% of the workforce are engaged in primary sector। और एक रीजनल वेरिएशन था, जिसके कारण, रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कोई रीजन ज़्यादा डेवलप है, कोई रीजन कम डेवलप है, कोई रीजन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कोई रीजन में कम एरिया थे। उनमें आप कहो कि हो सकता है जो लोग थे वो एक तरीके से ओवर एम्प्लॉयड हो। ओवर एम्प्लॉयड मतलब एक ही एरिया में जब 2 लोग लगने थे वहाँ 10 लोग एम्प्लॉयड हो, तो जो 8 लोग हैं एक तरीके से वो अनएम्प्लॉयड कहला रहे हैं आपकी। तो एक तरीके का, इस तरीके का हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था जब हम कब की बात करते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर के हालत क्या थे जब हम आज़ाद हुए, या भारत जब आज़ाद हुआ उस डेट पे। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझिए कि होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सर्विसेज जो कि अदर सर्विसेज को एक तरीके से सपोर्ट का काम करती हैं। तो इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज़, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy।
अब आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मीन्स ऑफ जो आपका ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, बैंकिंग है, या आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग की बात करते हैं तो सोशल इंफ्रा। सोशल मतलब एक तरीके से सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक का मतलब है जो एक बिजनेसमैन के लिए या जो एक प्रॉफिट अर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उसको आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे बहुत ही पुअर कंडीशन थी, ऐसा कोई बड़ा हमारे पास सुविधा और साधन या फिर आप कहें कि एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं थे। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं रोड्स की, तो रोड्स के क्या हाल थे तो जो रोड्स भी कनेक्ट करी थी वो खाली ब्रिटिशर्स ने बनाई थी ताकि वो अपनी आर्मी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मोबिलाइज या इजीली मूव कर सके, या जो रॉ मटेरियल्स हैं उन रॉ मटेरियल्स को भारत के अलग अलग पार्ट से क्या कर सके, लेके और ब्रिटेन में ले जा सके। इसके अलावा कोई भी वेदर कनेक्टिविटी रोड्स की नहीं थी, मतलब लोग यदि ज़्यादा पानी गिर जाता था तो डिसकनेक्टेड हो जाते थे कई मंथ्स के लिए, कई टाइम के लिए एक दूसरे से। और इसी के कारण क्या हुआ, जो रूरल एरिया में लोग थे उनको नेचुरल कैलामिटीज़ और फेमाइंस का बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था या फेस करना पड़ता था। जब आप रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ के क्या हाल थे, रेलवेज़ ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया भारत में, जो कि इंट्रोड्यूस किया 1850 में, और 1853 में आपकी जो पहली ट्रेन थी वो चली। तो आप जब बात करते हैं रेलवेज़ की तो रेलवेज़ का भी दो मेन मोटिव था आपका कि एक जो लॉन्ग डिस्टेंस जो हो सके वो हो सके, और जो जोग्राफिकल और एक तरीके से कल्चरल बैरियर है नेशनल इंटीग्रेशन में उसको हम ब्रेक कर सकें, उसको हम तोड़ सकें। इसके अलावा जो फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हुआ उनके साथ क्या हुआ, उनने एग्रीकल्चर का जब कमर्शलाइजेशन किया, इंडियनाइज कमर्शलाइजेशन, और इसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो कमर्शलाइज हुआ, कैश जो क्रॉप्स थी वो उगने लगी, जो कि बहुत बेकार तरीके से एडवर्सली अफेक्ट किया जो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको आप बोलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब जो फार्मर है वो खुद के खाने के लिए क्या करे, फसल को उगाए। तो जो सेल्फ सफिशिएंसी थी विलेज इकोनॉमी की वो एक तरीके से बहुत बैडली अफेक्टेड हुई। इसके अलावा यदि एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की आप बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर्स एंड इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट, मगर इस तरीके से कोई भी उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं किया। इनलैंड वाटरवेज था, अनइकोनॉमिकल था, है ना, क्योंकि जो कई कोस्ट थे उड़ीसा वगैरह के, जैसे आप इन केस ऑफ कोस्ट उड़ीसा कोस्ट, दिस कैनल वॉज बिल्ट इन द ह्यूज कॉस्ट बट इट फेल्ड टू कम्पीट विद रेलवेज एंड फाइनली कैनल हैड बीन अबंडन। मतलब उनने कैनल बनाने का प्रयास तो किया, नहरें बनाने का प्रयास किया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का प्रयास किया, मगर वो एक तरीके से एक्सपेंसिव था ब्रिटिशर्स के लिए टू मोबिलाइज या टू मूव या टू मीट देयर एक्सपेंडिचर, या एक तरीके से अनइकोनॉमिकल हुआ किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पोस्ट और जो टेलीग्राफ था वो भी ब्रिटिशर्स ने ही भारत में लेके आए थे। एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, हम अभी डिस्कस करेंगे पॉजिटिव जब कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो जब कम्युनिकेशन की बात हुई तो ब्रिटिशर्स पोस्ट और टेलीग्राफ तो लेके आ गए, मगर उनका जो मेन पर्पस था वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का था। वो ये नहीं था कि आपस में जो लोग हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, आपस में जो लोग हैं एक दूसरे के हालचाल, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ले सकें। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, वो भी एक तरीके से लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए था कि कहाँ पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स का अपोज हो रहा है, किस तरीके से कोई म्यूटिनी मतलब कोई एक तरीके से विरोध उनका उठ रहा है, और उस विरोध को किस तरीके से सप्रेस दबाया जा सके उसकी कोशिश करते थे ब्रिटिशर्स एक कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसको आप पोस्ट और टेलीग्राफ उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था या अप्लाई करा था या भारत में लेके आए थे, काई के लिए, अपने सेल्फ पर्पस के लिए, एक तरीके से सेल्फिशनेस आप कह सकते हो उस चीज़ के लिए। और पोस्टल भी जो सर्विसेज उनने यूज़ करी वो एक तरीके से पब्लिक पर्पस के लिए नहीं करी, वो एक तरीके से अपने पर्पस के लिए करी कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है वो अपने जो दस्तावेज हैं या जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सके या उसका यूज़ कर सके। अब यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलपमेंट किया तो रोड उनने हमने जैसा डिस्कस किया मोबिलाइज करने के लिए आर्मी को, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी दी रोड की ताकि वो क्या कर सकें, ट्रेनों से या फिर एक तरीके से पोर्ट से क्या कर सकें, सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। इसके अलावा जब रेलवेज़ की बात करें तो 3 रीज़न थे, एक कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की अलग अलग टेरिटरीज तक कोने कोने तक पहुंचा जा सके, प्रॉफिट अर्न करा जा सके फॉरेन ट्रेड के थ्रू, है ना, लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे एक बड़ा जो
ट्रांसपोर्टेशन था वो पोर्ट के द्वारा ही हुआ करता था, क्योंकि जब आप बहुत सारे गुड्स की बात करते हैं विद इन कंट्री तो आप बाय रोड उसको ट्रैवल करा सकते हो, बाय रोड उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। मगर जब एक कंट्री और दूसरी कंट्री गुड्स को ईजिली मूव कर सकें तो जो इकोनॉमिकल एक वे है मूव करने का वो है आपका पोर्ट्स, शिप्स। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो ब्रिटिशर्स फंड था उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने का, हायर कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग, तो वो यही कोशिश थी उनकी कि किस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर्स को ईजिली क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पोस्ट और टेलीग्राफ का यूज़। पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स के भारत में। सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो वो बहुत ही लो, बहुत ही हालत ख़राब थी, है ना। मगर एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन था, एक एग्रीगेट था कल्टीवेशन एरिया का, वो भी बढ़ा ब्रिटिशर्स के टाइम में। इसके अलावा जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो रोड और रेलवे जो एक चीप मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का और रैपिड तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो, उसने भी भारत में एक इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी। इसके अलावा जो फेमाइन से उस पर चेक मिला, जब रोड और रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी तो इससे जो फूड सप्लाईज थी फेमाइन एरिया पे, जहाँ पे भुखमरी थी, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, उस एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ी और उस एरिया में हम क्या कर सके, आसानी से पहुँच सके और जो लोग इस चीज़ से परेशान थे उनकी परेशानियों को दूर कर सके। इसके अलावा मॉनेटरी इकोनॉमी में हम शिफ्ट हुए। मॉनेटरी मतलब पहले अर्लियर देयर इज़ अ बार्टर एक्सचेंज, है ना, मगर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक मॉनेटरी सिस्टम अडॉप्ट किया। सारी चीज़ों का जो लेन देन था वो मॉनेटरी फॉर्म्स में किया। इसके अलावा जो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, जैसे आज आप देखते हैं जो कलेक्ट्रेट सिस्टम है कि हर ज़िले में एक कलेक्टर होगा, एक एसपी होगा, तो ये जो सिस्टम भी है ये भी हमने ब्रिटिशर से लिया है, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन से लिया है। यदि ब्रिटिशर्स भारत में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे होते तो हमारा आज जो है कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना हुआ है इंडियन पॉलिटी का, वो आज इतना तरीका जमा नहीं होता।